नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे और वह महाकाल का विधि विधान से पूजन अर्चन कर ग्वालियर चंबल संभाग में गंगा मैया को शांत कराने की प्रार्थना की है। दतिया में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के दौरान एयरलिफ्ट किए गए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अब उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को उज्जैन आए। उन्होंने सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकालेश्वर का पूजन पाठ किया। मंत्रोच्चार के साथ पंडित पुजारियों ने विधि विधान से पूजन संपन्न करवाया। इसके पहले भाजपा के नेताओं ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जोरदार स्वागत किया। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन देखने को मिला है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वह ग्वालियर चंबल संभाग में गंगा नदी को शांत करने के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना करने के लिए आए हैं। मिश्रा ने कहा कि उन्हें लगा कि महाकाल ने उनकी बात सुनी है। इस दौरान मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह हर अच्छी बात का विरोध करते हैं। मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश पुलिस के पावर बढ़ाए जाएंगे, जिसको लेकर काम चल रहा है। इसके साथ ही मिश्रा ने प्रदेश की सुख समृद्धि और कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए बाबा महाकालेश्वर से प्रार्थना की है। साथ ही दतिया क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद करने का आश्वासन देते हुए मीडिया से चर्चा भी की है। चंबल में जो जल प्रलय है, गंगा मैया को शांत करने की प्रार्थना करी है। थोड़ा आपकी जटा से निकली है, शांत करो गंगा मैया। और मुझे लगा कि उन्होंने मुझे कहा भी कि शांत हो। एक आध स्क्रिप्ट बोई बनवा ले, समझ में आ जाएगा उनको। कहने और करने में अलग अंतर होता है। तो मेरा प्रार्थना है उनसे कि एक आध जगह भेजना कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी को, अच्छा लगेगा हमको भी। नहीं है ये इस स्तर के नेता को, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो, और इसको अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि गलती है, तो जानबूझ के किया गया कृत्य लगता है। प्रदेश सरकार के मंत्री और रतलाम जिले के प्रभारी ओपी भदौरिया ने भी महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और बाबा महाकाल से कामना की कि बाढ़ में फंसे लोगों की जान बच जाए। प्रदेश सरकार के मंत्री व रतलाम जिले के प्रभारी ओपी भदौरिया ने भी महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और बाबा महाकाल से कामना की कि बाढ़ में फंसे लोगों की जान बच जाए। मीडिया से बातचीत में कहा कि बाबा महाकाल से प्रार्थना करने आया हूं कि प्रदेश में जो बाढ़ के हालात बने हैं उससे लोगों को राहत मिले, और साथ ही बाबा महाकाल से यह भी प्रार्थना की है कि कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, क्योंकि कांग्रेस हर जगह देखो राजनीति करती है और जहां उनको काम करना है वहां काम तो करते नहीं है, और अगर हमारी सरकार काम कर रही है तो उनको उसमें भी राजनीति करना है। तो ऐसे में बाबा महाकाल से मैं प्रार्थना करता हूँ कि कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दें। बाबा महाकाल से मैंने दो ही आशीर्वाद मांगे हैं। एक तो खास तौर से हमारे ग्वालियर चंबल अंचल में जो बाढ़ और अतिवृष्टि से भयावह स्थिति निर्मित हुई है उससे निजात मिले। एक आज मौसम विज्ञान विभाग ने नई आशंका व्यक्त की है कि मंदसौर से विदिशा के बीच का जो जोन है ये अतिवृष्टि से प्रभावित हो सकता है, तो ऐसा कुछ ना हो। और दूसरा, बाबा महाकाल से मैंने ये भी निवेदन किया है कि कांग्रेसियों को थोड़ी सद्बुद्धि दे दें, क्योंकि ये हर संकट के समय में राजनीति करते हैं। चाहे कोविड का मामला हो, चाहे इस जो भीषण प्रकोप आया है अतिवृष्टि का, कांग्रेस सहयोग करने के बजाय संकट में भी राजनीति करती है। मैंने बाबा महाकाल महाराज से आशीर्वाद मांगा है कि इनको इतनी सद्बुद्धि दें कि कम से कम संकट में तो जनता का साथ दें। सर, शिवराज सिंह चौहान जी से क्या कुछ मांगा है राहत, क्योंकि काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिला है इसमें? हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी पूरी तरह से संवेदनशील हैं। जिस दिन से ये प्रकोप आया है दिन रात लगे हुए हैं, खुद दौरे कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल, पूरा प्रशासनिक अमला और उनकी पहल पे जो NDRF की टीम आई है, सेना की जो सहायता टुकड़ी आई हैं, और उसकी वजह से ये संभव हो सका है, और बाबा महाकाल की कृपा से ये संभव हो सका है कि हमारी
धन हानि तो हुई है लेकिन जन हानि नहीं हुई। धन हानि की हम पूर्ति कर लेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष कैबिनेट बुलाया था। औसत आकलन हुआ है, प्रत्येक कलेक्टर से जानकारी मांगी गई है, पर वो पूरी तरह का आकलन नहीं है, तात्कालिक है। पर हमारी प्रशासनिक टीम सर्वे कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से आग्रह किया है, बहुत जल्दी जो केंद्रीय टीम है वो भी आने वाली है और वो खास तौर से आएंगी और उसका व्यापक सर्वेक्षण करेंगी। पर मुख्यमंत्री जी ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं उठाने दी जाएगी। खाने पीने से लेकर उनके पुनर्वास तक की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार की है। 7 अगस्त से उज्जैन में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का सेकेंड डोज लगाया जाएगा, जिसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। कोवैक्सीन व कोविशील्ड के सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन 7 अगस्त शनिवार को उज्जैन शहर में किया जाएगा। 44 केंद्रों पर कोवैक्सीन का सेकेंड डोज और 12 केंद्रों पर कोविशील्ड का सेकेंड डोज ही लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए प्री बुकिंग कराना आवश्यक नहीं होगी, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा। सेकेंड डोज के पात्र लोगों से अपील की गई है कि वे सेकेंड डोज का टीकाकरण लगवाकर स्वयं को कोरोना से सुरक्षित करें। यह जानकारी सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार द्वारा दी गई है। वर्तमान में वही व्यवस्था है, पर सेकेंड डोज चूंकि काफ़ी बाकी, लगभग हमारे जिले में 1 लाख लोगों का सेकेंड डोज बाकी है और ये स्पष्ट है कि फर्स्ट डोज से, मात्र 1 डोज से पूरी सुरक्षा नहीं होती। फर्स्ट डोज से थोड़ी सुरक्षा होती है, लेकिन पूर्ण सुरक्षा के लिए दोनों डोज लगवाना जरूरी है। इसलिए आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता से अपील करता हूं कि वह अपना सेकेंड डोज लगाए और अपना वैक्सीनेशन पूरा करें। सर, सरकार ने ये देखते हुए ये सुविधा दी है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर या जो जिनकी प्री बुकिंग नहीं हो रही है वो भी ऑन स्पॉट पे जाकर अपना सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। फ्री फॉर ऑल है सेकेंड डोज। जिनका फर्स्ट डोज लग चुका, फर्स्ट डोज के जिनके पास प्रमाण मौजूद है वो अपना सेकेंड डोज लगा सकते हैं। और अगर फर्स्ट डोज के प्रमाण नहीं हो तो भी उनके पास अगर उनकी डेट और कौन सी वैक्सीन लगी है ये उनके याद हो तो वो जाएंगे तो उनको हम ऑनलाइन मिलाकर सेकेंड डोज लगा देंगे। फर्स्ट डोज हुआ, देखिए अभी तक तो ज़रूरी था, लेकिन सेकंड डोज के जो 1,38,000 लोग अभी ड्यू हो रहे हैं और सिर्फ एक टीके से पूर्ण बचाव नहीं होता है, 2 टीके लगाना ज़रूरी है जिससे कि पूरी तरह से सुरक्षा मिल पाए। तो उसके लिए शासन ने व्यवस्था दी है कि ऐसे लोग भी हैं जो कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनके को ध्यान में रखते हुए शासन ने निर्णय लिया है कि सेकंड डोज जो है भले कोवैक्सीन का हो या कोविशील्ड का, उसको ऑन स्पॉट करेंगे। अर्थात व्यक्ति जाए, अपना पुराना मैसेज ले जाए या नंबर बता दें कि मेरा ये नंबर था, इसके आधार पर मेरा टीका हुआ है, उससे सर्च हो करके दूसरा टीका लग जाएगा। नागदा बिरला ग्राम थाने में पुलिसकर्मियों द्वारा 24 घंटे में पिटाई का दूसरा मामला सामने आया है। गुरुवार को एसआई हेमंत कटारिया ने एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई की। पिटाई के दौरान एक व्यक्ति का हाथ तोड़ दिया। बुधवार को महिला एसआई ने पुरुष की पिटाई की थी। एक दिन पूर्व मामला जैसे तैसे लीपापोती कर समझौते पर निपटा दिया था कि गुरुवार को फिर वही घटना थाने पर हुई। बिलाग्राम थाने में एसआई हेमंत कटारिया ने चोरी के किसी मामले में कालूराम नाम के व्यक्ति को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उसके साथ मारपीट में हाथ फ्रैक्चर कर दिया, जिसकी सूचना खबर लगते ही राज्यपाल गहलोत के पोते मनीष गहलोत भी पीड़ित के साथ थाने पर पहुंचे। वहीं भीम आर्मी भी पहुंची। उन्होंने थाने का घेराव करके थाना प्रभारी हेमंत जादौन से चर्चा कर उच्च अधिकारी से एसआई हेमंत कटारिया को तुरंत निलंबित करने की मांग के लिए अड़े रहे, लेकिन देर रात तक यहां कोई जवाबदार अधिकारी नहीं आया जो इस मामले को सुलझा सके। आज फिर धरना प्रदर्शन, थाना घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। अब करें। मेरा
ले गया मेरे को अंदर और वहाँ ले जाएगा मेरे वो बेल्ट निकाला हाथ वाला और हाथ पे मारेगा भाई साहब प्रणाम और पेट पे भी मारे। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा और हेमंत कटारिया जी को जब तक सस्पेंड नहीं करेंगे हम यही है। आज समाज उठेगा नहीं यहाँ से। कुछ नहीं सिर्फ टालने का काम किया जा रहा है, पहले भी टालने का काम, आज फिर दोबारा सिर्फ टालने का काम किया जा रहा है कि आप 2 दिन बाद का समय दीजिए, सुबह आइए, बाकी जो भी होगा फैसला ऑन द स्पॉट होगा। उज्जैन से 10 किलोमीटर दूर हासामपुरा स्थित तालाब में कीटनाशक डालने से सिंगाड़े व मछलियां नष्ट हो गई है, जिसकी वजह से मछली पालन व सिंगाड़े का व्यापार करने वाले लोगों का काफी नुकसान हुआ है। ग्राम हासामपुरा निवासी चंद्रबाथम ने बताया कि हमारे गांव में तालाब जो कि निजी भूमि पर बना हुआ है, जिसमें सिंगाड़े की खेती एवं मछली पालन के काम से 7 परिवारजन का पालन पोषण होता है। वहीं ग्राम हासामपुरा के निवासी इकबाल शाह का राव जिला इंदौर निवासी साला इस्माइल पिता अल्लानूर शाह ने दिनांक 2 अगस्त 2021 को 2 बजे के करीब इस्माइल तालाब में कीटनाशक दवाई डाल रहा था। इसी दौरान चंदर और संतोष बाथम तालाब में मछली पकड़ने जा रहे थे, तभी इस्माइल को तालाब में कीटनाशक दवा डालने का वीडियो बनाई और उसे रोकने का प्रयास किया गया तो इस्माइल ने अपशब्द का प्रयोग किया। इस खरपतवार नाशक चारामार दवाई जो कि खतरनाक है, इसकी वजह से तालाब के सिंगाड़े व मछली नष्ट हो गए, जिसमें करीब 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया, जिसकी शिकायत फरियादियों ने चिंतामन थाने में कर उक्त व्यक्ति के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। महाकाल द्वार की नींव मजबूत रहे इसलिए पुरानी पद्धति से निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य में चूना, गुड़ और ईंट के चूरे के मिश्रण का उपयोग किया जा रहा है। महाकाल द्वार के निर्माण में विशेषज्ञों द्वारा 1 माह की रासायनिक क्रिया कराकर उपयोग में लाया जा रहा है। महाकाल वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्मार्ट सिटी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। महाकाल वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत महाकाल मंदिर विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ साथ मंदिर के परिसर में कई सारे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसी के चलते महाकाल मंदिर का पुराना द्वार, जिसे महाकाल द्वार कहा जाता है, उसका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यह द्वार सीधे रामघाट के लिए जाता है, क्योंकि आदिकाल में संत और ऋषि मुनि रामघाट पर स्नान कर महाकाल के दर्शन करने के लिए इसी द्वार से मंदिर में प्रवेश करते थे। स्मार्ट सिटी द्वारा कराए जा रहे इस निर्माण कार्य में वर्षों पुरानी पद्धति को अपनाते हुए चूना, गुड़ और ईंट के चूरे के मिश्रण से महाकाल द्वार का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। निर्माण कार्य कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि चूना, गुड़ और ईंट के चूरे के मिश्रण से किए जाने वाले निर्माण कार्य में काफी मजबूती रहती है, क्योंकि इस मिश्रण को उपयोग से पहले तैयार करके 1 माह तक इसकी रासायनिक क्रिया कराई जाती है। उसके बाद इसे उपयोग में लाया जाता है, जिससे स्ट्रक्चर में काफी लंबे समय तक मजबूती रहती है। वर्षों पुरानी इस पद्धति को इसलिए भी अपनाया जा रहा है कि महाकाल मंदिर की नींव मजबूत रहे और कई वर्षों तक टिकी रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि चूना जितना पुराना होता जाएगा उतना ही वह इमारत को मजबूती देगा। ये लंबे समय तक चलता है। इसको सेट होने में थोड़ा टाइम लंबा समय लगता है और चलने में लंबा चलता है। किस तरह की प्रक्रिया, कैसे तैयार किया जाता है इसको? जैसे अपन जो आप पेस्ट देख के आए थे, उस पेस्ट को कम से कम 1 महीने तक उसको तैयार करके रखते हैं। उसके बाद में अपन जो सुर्खी बनाते हैं, मशीन सुर्खी बनी लगी, वो ग्राइंडिंग वाली मशीन लगी, उसमें चूना है क्रीम वाला, और वो सुर्खी डाल के उसमें पूरा पेस्ट जो बना के ड्राम में रखते हैं उसको डालते हैं, उस मसाले को बना के उसके बाद में फिर उसको यूज़ किया जाता है। किस तरीके से पेस्ट तैयार किया जाता है, क्या क्या चीज़ मिलाई जाती है उसमें? क्या क्या, जैसे गुड़ है, बेल है, मेथी है, गूगल है, गोंद है, उड़द है, सन है, सन आता जूट सन बोलते उसको, और क्या नाम से और भी कई चीज़ें मिलती है इसमें आइटम। उनको गलाना पड़ता था ड्रामों में, गला के कम से 1 महीने तक। उसको गलाने के बाद चूना का जो क्रीम डली आती है उसको गला के और उसका क्रीम बनाई जाती है। फिर उन चीज़ों को उसमें मशीन में डाल के और उसको पीस के 4-5 दिन बाद उसको यूज किया जाता है। उपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो पुरानी मेथड होती थी उसमें चूने का उपयोग होता था, प्लस आज के ज़माने में जो नई टेक्निक है सीमेंट और लाइम, इनकी लाइफ में बहुत अंतर है। तो वही टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं। चूने के साथ दूसरी चीज़ें भी मिला के, जैसे जो ये मोर्टार बन रहा है या आप मसाला देख रहे हैं जो स्टोन के साथ जुड़ रहा है, इस मसाले में गुड़, बेल, मेथी, गोंद, ताकि उसमें जो लचलचापन होता है वो, और चूने के साथ चूने को गला के
उसको स्लेकिंग किया जाता है और उसका जो मक्खन वाला पार्ट होता है ऊपर का वो यूज़ करके और सुर्खी ग्राइंडिंग मशीन से बना के इन तीनों को मिला के एक रेशियो होता है, हर चीज़ का अलग रेशियो होता है, सीमेंट मोर्टार के लिए अलग, प्लास्टरिंग के लिए अलग। तो वो रेशियो में मिलाने के बाद टेस्टिंग करके कि कितनी कॉम्पैक्टनेस किस में है, उसके बाद इसको यूज़ किया जाए। क्या चीज़ तैयार की जा रही है और किस योजना के अंतर्गत? ये अभी जो महाकाल द्वार के आप ये देख रहे हैं दीवारें दोनों तरफ की, ये दोनों तरफ की दीवारें अब वापस से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बट इसका बेस बनाया जा रहा है फाउंडेशन। तो ये स्टोन से बन रही है, फिर इसके ऊपर दीवार बनेगी, जैसी ओरिजिनल दीवार बनी है वैसी की वैसी बनेगी। इसको नंबरिंग किया हुआ है हम लोगों ने ताकि इसको वैसे ही बने। वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉक, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। अभी तक उज्जैन जिले में लगभग सभी किसान नकदी फसल के रूप में सोयाबीन बोते चले आ रहे थे, मगर अब कुछ किसानों ने इस ट्रेंड को बदलते हुए सोयाबीन के विकल्प के रूप में धान की फसल बोना शुरू कर दिया है। अभी उज्जैन में बड़ी संख्या में पोहा उद्योग स्थापित हुए हैं। उद्योगपति अभी तक रॉ मटेरियल के रूप में धान को छत्तीसगढ़ और गुजरात से मंगवा रहे थे, जो लंबी दूरी के चलते महंगा भी पड़ रहा था। उज्जैन के कृषि विभाग ने उज्जैन जिले के किसानों को धान की खेती वाले इलाकों का दौरा करवाया था। कृषि विभाग के उप संचालक CL केवड़ा बताते हैं कि उज्जैन के किसानों ने धान की मांग को देखते हुए करीब 500 से 1000 हेक्टेयर में इस बार धान की फसल की बुआई की है। उज्जैन के घटिया, पिपलियाहामा, झीतरखेड़ी, बोरखेड़ भल्ला और नरवर क्षेत्र में इस बार खरीफ में धान बोया गया है। सोयाबीन की फसल को हम एकदम वो तो नहीं, लेकिन एक विकल्प के रूप में किसान भाई धान की खेती को भी जिले में कर सकते हैं और आने वाले समय में इसका भविष्य भी उज्जवल है। अपने यहाँ पे उज्जैन के सभी विकासखंडों में घटिया के आसपास जो हमारा पिपलियाहामा है और हमारा झीतरखेड़ी है और बोरखेड़ा भल्ला है, बोरमुंडला में है, हमारा उज्जैन विकासखंड में भी हमारा नरवर के पार्ट में किसानों ने लगाई है। ऐसी ज़िले के सभी जगह पे जहाँ जहाँ किसानों को मतलब इसकी जानकारी दी गई और जो किसान एग्री हो गए हैं, जिन्होंने सहमति दी है, उन किसानों ने धान की खेती लगाई है। और जिस प्रकार से इस बार बारिश भी अच्छी वर्तमान में हो चुकी है, तो जो कि मतलब धान की खेती के लिए उपयुक्त है। सब ठीक रहा और उज्जैन में यदि धान की फसल के उत्पाद में सफलता मिलती है तो पोहा उद्योग को महंगे धान को हजारों किलोमीटर दूर से नहीं मंगवाना पड़ेगा। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को स्मरण कराने के लिए आशा उषा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। आशा और उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के बैनर तले बड़नगर, घटिया व तराना तहसील के आशा कार्यकर्ताओं व आशा सहयोगी ने स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के 1 माह बाद भी राज्य सरकार की ओर से आशा एवं सहयोगियों की वेतन वृद्धि के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिए जाने को लेकर स्थानीय टावर चौक पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम SDM उज्जैन कल्याण सिंह पांडे को ज्ञापन सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की आशा एवं सहयोगियों को जीने लायक वेतन मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर जारी हड़ताल के दौरान विगत 24 जून को आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा में मिशन संचालन ने बताया था कि आशाओं के लिए
10,000 मासिक वेतन मानदेय का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। प्रतिनिधि के साथ चर्चा में मिशन संचालक महोदय ने अन्य मांगों के निराकरण की भी बात कही थी जिन्हें पूरा कर आदेश विभाग की ओर से जारी भी किया गया था, लेकिन वेतन वृद्धि की मुख्य मांग पर ना तो NHM की ओर से ना ही राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया, जिसके चलते संयुक्त मोर्चा को हड़ताल जारी रखना पड़ा। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल के 35वें दिन 5 जुलाई 2021 को आशा उषा एवं सहयोगी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट आश्वासन देते हुए हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया था कि उन्होंने कहा था कि आशा एवं सहयोगियों को वेतन वृद्धि के मामले में मुख्यमंत्री खुद स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं और आप लोगों को जल्द ही इस संबंध में खुशखबरी मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री के इस आश्वासन और आग्रह को मानकर संयुक्त मोर्चा ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया था। प्रदेश भर के आशा एवं आशा सहयोगियों को यह भरोसा था कि राज्य सरकार आंगनवाड़ी कर्मियों के बराबर आशाओं को 10,000 एवं उसी अनुपात से आशा पर्यवेक्षक के वेतन में वृद्धि कर आशाओं को राहत देंगे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री महोदय के आश्वासन के 30 दिन पूर्ण होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार की ओर से वेतन वृद्धि की मांग को पूरा नहीं किए जाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जाने से प्रदेश भर की आशा एवं सहयोगी में बेहद आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर जिले सहित कई तहसील की आशा कार्यकर्ताओं ने आज मोर्चा खोल दिया और टावर चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। आज हम लोगों ने आंदोलन किया है। हम सभी आशाएं, ग्रामीण आशाएं और शहरी आशाएं टावर चौक पर इकट्ठा हुई हैं और हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को सिर्फ एक स्थायी किया जाए, हमको वेतन दिया जाए। सबसे पहली मांग हमारी प्रमुख हमारा जो वेतन है उस पर ध्यान दिया है सरकार से। और आज 31 दिन से भी ज़्यादा हो चुके, हमको दिए हुए आज के दिन 5 तारीख हो चुकी है और हम लोग अगर हमारी कोई मांगे नहीं मानी जाती, हमारा वेतन नहीं बढ़ाया जाता, हमारा वेतन नहीं दिया जाता है तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे और दिल्ली और भोपाल तक भी जाकर करेंगे। सरकारी कर्मचारी के अंडर में जितनी भी योजनाएं आती, सारी योजनाएं का लाभ दिया जाए, जैसे पेंशन योजना है, वृद्धा योजना है, सारी चीज़ों के हमें लाभ मिलने चाहिए। और ख़ास तो हमारा सर यही है कि हमें कम से कम न्यूनतम वेतन तो दिया ही जाए। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें सेमिनार और टॉक शो के माध्यम से आम लोगों को बताया जा रहा है कि स्वस्थ शिशु के लिए मां का दूध अमृत के समान होता है। मां का दूध बच्चे के लिए अमृत समान होता है। एक स्वस्थ शिशु के संपूर्ण विकास के लिए मां का दूध अमृत है। देश में केवल 44% माताएं ही शिशु के जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान करा पाती है और केवल 55% माताएं ही बच्चों को 6 माह तक स्तनपान करवाती है। यह प्रतिशत अत्यंत चिंताजनक है और बच्चों में कुपोषण, अधिक मृत्यु दर, निमोनिया और दस्त जैसी बीमारियों का कारण है। WHO यह लक्ष्य 2025 तक 65% का रखा है। यह बात महिला एवं शिशु रोग विशेषज्ञ की संस्था फॉक्सी VOGS द्वारा आयोजित सेमिनार में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीचा शर्मा ने कही। जी हाँ, ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक, पहले तो मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बता दूं कि हम ये कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1991 से विश्व स्तनपान सप्ताह सेलिब्रेशन चल रहा है और ये यूनिसेफ, WHO और हमारी फॉक्सी भी इसमें लगातार पार्टिसिपेट कर रही है और हम इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं। इस बार की हमारी थीम है स्तनपान सुरक्षा एक साझा प्रयास। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की वो है ये है कि एक साझा प्रयास। इस बार हमने अपनी थीम में ये वर्ड ऐड ही किया है क्योंकि स्तनपान कराना केवल एक माता की जिम्मेदारी नहीं है,
स्तनपान कराना उसकी पूरी फैमिली और उस पूरी सोसाइटी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसीलिए हम इसके लिए जो अवेयरनेस कैंपेन जितने भी चला रहे हैं उसमें हमारे सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फीमेल जो मदर है उसको और उसके पूरे परिवार को इन्वॉल्व करते हुए हम स्तनपान के बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि जैसा कि देखा गया है हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में केवल 44% बच्चों को ही जो गोल्डन आवर जिसको हम कहते हैं, पहले 1 घंटे में माँ का दूध मिल जाना, वो केवल 44% बच्चों को ही मिल रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक डाटा है। हमको इसको इम्प्रूव करना है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी देनी है कि बच्चों को पहले 1 घंटे में ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है और यही हमारा मेन उद्देश्य है। डॉक्टर ऋचा शर्मा ने बताया कि VOGS 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मना रही है। इसके अंतर्गत सेमिनार, जागरूकता वर्कशॉप, टॉक शो आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान लोगों को स्तनपान के फायदे बताए और कहा कि 6 माह तक बच्चे को केवल मां का दूध दें, पानी, शहद, डिब्बे का दूध या अन्य तरल पदार्थ ना दें। सेमिनार तथा टॉक शो के माध्यम से बताया कि मां के दूध में सभी पोषक तत्व होते हैं। यह शिशु को सभी प्रकार के संक्रमण से बचाते हैं और शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। मां का दूध बच्चे में कुपोषण, मधुमेह, निमोनिया, दस्त, एलर्जी, एक्जिमा के खतरे को कम करता है। बच्चे का वजन और तापमान नियंत्रित करता है। मां के अंदर पोस्टमार्टम साइफोसिस का खतरा कम होता है। स्तनपान से मां को स्तन और अंडादानी के कैंसर की संभावना कम हो जाती है। स्तनपान से मां और बच्चे के मध्य भावनात्मक लगाव बढ़ता है और बच्चे का तेजी से विकास होता है। कोरोना से पीड़ित मां भी बच्चे को स्तनपान करवा सकती है। तो ग्रामीण लोगों के अंदर ये मिथ बहुत ज़्यादा है कि जो पहला दूध है उसको फेंक दिया जाए और बच्चे को फिर 1-2 दिन बाद फीडिंग स्टार्ट कराई जाए। ये एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। बच्चे को वो जो अमृत है, जो पहले 1 घंटे में जो माँ का दूध निकल रहा है, वो एक अमृत है। वो एंटीबॉडीज से भरा हुआ है और उसमें इतना ज़्यादा WBC की मात्रा है कि वो बच्चे को इतनी रोग निरोधक प्रतिशक्ति दे देती है, इतने डिफरेंट डिजीजेस से लड़ने की क्षमता देता है और हम उसी को ही फेंक देते हैं। तो हमको हमारी माताओं को ये जानकारी देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और यही हमारा एक मोटो है। इसीलिए हम इसको, इस बार की थीम हम लेकर काम कर रहे हैं, स्तनपान सुरक्षा एक साझा प्रयास, कि हमको हमारे घर के हर एक मेंबर को इसलिए अवेयर कराना है कि हर एक आशा कार्यकर्ता, हर एक हेल्थ केयर वर्कर को अवेयर कराना है कि हमको विदिन आवर फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। डाटा कहते हैं, जो WHO ने भी यही बताया है कि जो उसकी स्टडीज़ हैं और जो जितने भी हमारे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और इसमें जितना भी निष्कर्ष निकल के आता है कि एक मेजर कॉज है बच्चों की मृत्यु दर का कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना। एक मेन कारण है कि बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाता, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं रखा जाता 6 महीने तक, केवल और केवल माँ का दूध नहीं पिलाया जाता। उसके कारण जो निमोनियाज के कारण डेथ होती है, 53% जो डेथ होती हैं निमोनिया के कारण, वो उसका मेन रीज़न यही है कि बच्चे को स्तनपान नहीं कराया जाता। डायरिया जो एक हमारे यहाँ बहुत मेन कारण है बच्चों की डेथ होने का, उसका 55% रीज़न यही है कि बच्चे को स्तनपान नहीं कराया जाता। तो हमें ये डेथ रेट्स रोकनी है और इसका एक सिंपल, सीधा, सबसे सस्ता उपाय है हमारे पास में माँ का दूध, जो कि हम जानकारी देने से ही इसको प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए किसी को पैसा नहीं लगना, कुछ भी नहीं लगना, ना माँ का पैसा लगना है ना घर वालों का, केवल और केवल उसको जानकारी होनी चाहिए। तो ये जानकारी माँ को उसकी प्रेगनेंसी, जब से वो गर्भवती हुई है तब से ही यदि ये उसको जानकारी दे दी जाए कि हमें डिलीवरी के तुरंत बाद, हम ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि माँ बहुत थक चुकी होती है डिलीवरी के दौरान, बहुत, यदि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वो बहुत थक जाती है लेबर पेन्स टॉलरेट करते करते, और यदि उनकी ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो भी वो उस हालत में नहीं रहती कि बच्चे को तुरंत ब्रेस्ट फीड करा पाए। तो इसीलिए ही ये जो साझा प्रयास है जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, उसकी पूरी फैमिली, हमको उसको इन्वॉल्व करके कि आपको कितना सपोर्ट करना है माँ को कि वो तुरंत बच्चे को फीड करा सके, उसको इसके लिए हमें बहुत प्रोत्साहित करना है। पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है।
कल पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने अन्न महोत्सव के लिए सभी कंट्रोल की दुकानों पर आकर्षक डेकोरेशन करके अन्न महोत्सव मनाया जाएगा। हर क्षेत्र के रहवासियों को अन्न महोत्सव का लाभ मिलेगा। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र सहित एक बैग बनाया गया है। कल सुबह से ही कंट्रोल की दुकानों पर रहवासी अन्न का सामान लेने पहुंचेंगे तो उनको सबसे पहले टीका लगाकर उनका स्वागत अभिवादन किया जाएगा और हर वार्ड हर क्षेत्र में उनके लिए अन्न महोत्सव की तैयारियां कर ली गई है। अन्न महोत्सव का मतलब सभी गरीब और मध्यम परिवार के सदस्यों को अन्न महोत्सव का लाभ मिल सके। इसी कामना के साथ प्रदेश के हर जिले के हर शहर के 7 ग्रामीण क्षेत्रों में कंट्रोल की दुकानों को सजाया गया है। हर कंट्रोल की दुकानों पर उचित सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी इसकी तैयारियां जोरों शोरों से कर ली है। कल उज्जैन के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा इसकी फिर बात करेंगे और कई ग्राहकों को अन्न महोत्सव के तहत सामग्री वितरित की जाएगी। उसके पहले जिला प्रशासन ने संपूर्ण तैयारियों का जायजा भी लिया और कल इस पर्व को दीपावली पर्व जैसा माहौल देखने को मिल सकता है। वहीं फूड कंट्रोलर मोहन मारू के अनुसार संपूर्ण तैयारियां आज रात तक की जाएगी और कल जैसे ही उज्जैन के प्रभारी मंत्री अन्न महोत्सव के हितग्राहियों को लाभ देंगे तब ढोल ताशे मिठाइयां हितग्राहियों को बांटी जाएगी। और साथ ही देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हितग्राहियों से सीधे बातचीत भी करेंगे। इसी तारतम्य में फूड कंट्रोलर मोहन मारू ने मां शक्ति नगर पहुंचकर फूड कंट्रोल की दुकान का जायजा भी लिया और दुकान संचालक जितेंद्र सिंह भदौरिया से बातचीत भी की और उन्हें दिशा निर्देश भी दिए अच्छे से व्यवस्था जुटाने के लिए। महाशक्ति नगर स्थित फूड कंट्रोल की दुकान पर आकर्षक बैलून के साथ सजाया गया है। देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई ने निर्णय लिया है कि कल 7 तारीख को अन्न महोत्सव जगह जगह सब लोग जाएंगे। सबकी ड्यूटी लगाई हमारे अध्यक्ष जी विवेक जोशी जी ने। हम सब लोग जाएंगे, वह अन्न महोत्सव के साथ एक झोला भेंट करेंगे। उस झोले के ऊपर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का फोटो रहेगा और वो इसलिए कि उनको याद रहे कि जब भी वो अन्न महोत्सव में वहाँ लोग कंट्रोल की दुकान पर जाए तो उसी बैग से वो सामान लेने के लिए जाए। मैं कहता हूँ कि एक अच्छा निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी लिया है। उनके लिए मैं अपनी ओर से बधाई और साथ में हर कार्यकर्ता से यही कहना चाहता हूं कि जहां जिसके दुकान पास में हो उस दुकान पे वो उपस्थित रहकर उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।